अपनी विशेषता को बताए हैं, जिसमें कहे हैं इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। किसने कहा है? इतिहास जो है मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। किसने कहा? बेकन के द्वारा ये बात कहा गया। बेकन, इतिहास एक कहानी है, ये किसने कहा था? रेनियर के द्वारा कहा गया। इतिहास एक कहानी है, रेनियर के द्वारा इस बात को बोला गया है। इतिहास समस्त विज्ञानों की रानी है, ये किसने कहा था? ये अल-बरूनी था। अल-बरूनी का नाम आप सुने होंगे, उन्हीं के द्वारा जो है ये बोला गया था। सही है। इसके बाद देगा, इतिहास दर्शन का जन्मदाता की बात करते हैं तो किन्हें माना जाता है? जैसे इतिहास का आप जान गए, हेरोडोटस हो गए। इतिहास जो है आपका दर्शन के जन्मदाता जो है वॉल्टेयर को मानते हैं, वॉल्टेयर हो जाएंगे। इसके बाद कहिएगा, भारतीय इतिहास का काल विभाजन के आधार पर हम बात करते हैं तो कितने इसके काल विभाजन को बांटा गया? कितने काल? सही है, 3 भागों में बांटा गया है। सही है। कौन कौन से है? सही है, हाँ सही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे प्राचीन इतिहास को लेकर के, तो प्राचीन इतिहास में जो है कहाँ से कहाँ तक के काल को जो हम प्राचीन इतिहास के रूप में मान सकते हैं? पाषाण काल से लेकर के पूर्व मध्य पाषाण काल तक ना, पाषाण काल से लेकर के पूर्व मध्य काल तक हम मान सकते हैं। सही है। इसके बाद देगा, अगर हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत को लेकर के, तो मध्यकालीन भारत का जो आगमन या मध्यकालीन भारत की जो है जो समाप्ति हुआ वो कहाँ से कहाँ तक का पीरियड रहा है? मध्यकालीन हम बोल रहे हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो आप जानते होंगे 712 ईस्वी में जो है सिंध पर जो आक्रमण किया था, वहाँ से लेकर के और मुगल साम्राज्य का जब विघटन हो गया, यानी 1857 में जो बहादुर शाह जफर यानी द्वितीय का कार्यकाल खत्म हो गया, वहाँ तक के काल को हम मध्यकालीन काल के नाम से जानते हैं। और आधुनिक का तो नाम आप जान गए, 1857 से लेकर के आपका 1947 तक हो जाएंगे। सही है। इसके बाद देगा, अगर हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल को लेकर के, तो पूरा पाषाण काल का जो है इसका ईस्वी कब से कब तक रहा है? पूरा पाषाण, जैसे पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया ना, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। जिसमें अगर हम बात करते हैं पूरा पाषाण की बात करते हैं, ये 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के आपका 10,000 ईसा पूर्व हो जाएंगे। 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इसके बाद बताएगा, अगर हम बात करते हैं मध्य पाषाण के लेकर के, तो ये 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 7,000 ईसा पूर्व हो जाएंगे। 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व। उसी प्रकार नव पाषाण की बात करें तो 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर के आपका हो जाएंगे 1 लाख ईसा पूर्व। सॉरी, नव पाषाण बोल रहे हैं ना, नव पाषाण तो आपका 7,000 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 1,000 ईसा पूर्व हो जाएंगे। सही है। नव पाषाण जो है आपका 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। सही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो कांस्य युगीन सभ्यता जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता था, उसका पीरियड जो है कहाँ से कहाँ तक है? सही है। आपका 2350 से 1750 कह सकते हैं। कहीं कहीं बुक में आपको 2500 से भी दिया जाता है। तो ये आप हालांकि कार्बन डेटिंग के द्वारा 2350 से लेकर के 1750 जो है उसको माना गया है, लेकिन उसमें भी जो है कई विविधताएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को भी कई भागों में बांटा गया था, जैसे कि पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता कह दें, सीधे सिंधु घाटी सभ्यता कह दें या पश्चिम सिंधु घाटी सभ्यता कह दें। तो उसका भी कार्यकाल एक अलग अलग खंडों में था। जैसे कि अगर हम बात करें पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता, तो पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता वो सभ्यताएं थी जो सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट हुआ था, यानी स्टार्ट का जो है शुरुआत था वो, उसका जो कार्यकाल रहा था वो 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 3500 से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक, 3500 से 3000 ईसा पूर्व। सीधे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो वो आपका 3000 से 2500 ईसा पूर्व तक जो है उसका कार्यकाल रहा। हालांकि कई जो आप देख सकते हैं उसको जो है 1750 तक भी वो देता है, ठीक ना। और आपका जो लास्ट जो था पश्चिम सिंधु घाटी सभ्यता वो आपका 1250 देता है, 1250 ईसा पूर्व तक। यानी पश्चिम सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल दिया है आपको 1250, यानी सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त कागार पे वो थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होने वाली थी। इस प्रकार से वो चीजें आपको दिया गया है। इसके बाद बताइएगा, और हम बात करते हैं भारतीय पुरातत्व के जनक जो है किन्हें मानते हैं? सही है, अलेक्जेंडर कनिंघम को जानते हैं। और इन्होंने जो है कब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य की खोज किया था? 1861 में, 1861 हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा, कर्जन के समय में जो है एक पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी किया गया था, जो कि कब किया गया था? कर्जन, लॉर्ड कर्जन का नाम आप सुने होंगे, जो कि
बंगाल विभाजन से भी संबंधित ये फेमस रहा है। 1901 में जो है कर्जन ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो है एक संस्था का जो है नाम दिया था या गठन किया था, 1901 हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा, अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के, तो सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से कितने देश में फैली हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो है मुख्य रूप से 3 देश में, सही है, 3 देश आप बोल सकते हैं। एक तो भारत था, एक पाकिस्तान था और एक आपका अफगानिस्तान था, सही है, अफगानिस्तान था। जिसमें अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी स्थल जो है, सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? सबसे पूर्वी स्थल बोल रहे हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे है? हिंडनबर्ग नदी के किनारे स्थित है, सही है। अगर हम बात करते हैं सबसे दक्षिण किनारा कौन सा था? दायमाबाद, सही है, दायमाबाद हो जाएंगे। और ये कौन सा नदी के किनारे था? परवरा नदी के किनारे, परवरा नदी के किनारे था। और हम बात करते हैं सबसे उत्तरी भाग कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का? मांदा था, सही है, मांदा हो जाएंगे, जो कि कहाँ स्थित है? चिनाब नदी पर। और कहाँ में स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में है, सही है, जम्मू कश्मीर में है। और सबसे पश्चिमी जो पश्च भाग था वो कौन था? सुतकांगडोर था, सही है, सुतकांगडोर में था, सही, सुतकांगडोर ही था। अगर हम बात करते हैं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े का साक्ष्य जो है सुतकांगडोर से ही मिला है, यानी उसके खूर का जो है निशान मिला है। तो क्या वाजिब में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े को पालते थे या नहीं पालते थे? पालते थे। देखिए, इसका साक्ष्य जो है 2 जगह से मिला, एक तो आपका सुतकांगडोर से मिला और एक लोथल से मिला। और आप ये भी जानते हैं लोथल भी एक क्या है? तो एक बंदरगाह था, बंदरगाह था ना, पोर्ट था। सुतकांगडोर भी जो है पोर्ट था। तो यानी सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा का जो है कहीं से और साक्ष्य नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ वही 2 स्थान से मिला है। इससे ये अनुमान लगाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है घोड़े को नहीं पालते थे, लेकिन वो जो पोर्ट से जगह जो मिला है, खुर मिला है, यानी आज उस समय में जो व्यापार करने आते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, हो सकता है आर्यों का घोड़ा यहीं आकर के मर गया होगा। तो ये अनुमान लगाया जाता है जो आर्य जो व्यापार करने आते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, उसी का घोड़ा जो है पोर्ट पे रह गया होगा और मर गया होगा। लेकिन जो है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े से लोग परिचित नहीं थे। अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में क्या गाय फेमस था या गाय था या नहीं था? एक कुंवर वाला सांड था या नहीं था? था। ये एक कुंवर वाला सांड था, तो गाय कहाँ से नहीं, एक कुंवर वाला सांड कहाँ से आया? अगर आप जो एक कुंवर वाला सांड को देखते हैं तो एक कुंवर वाला सांड कहाँ से आया? गाय से आया होगा। तो गाय तो स्वाभाविक था। तो इस बात को कंफ्यूज नहीं होना है, जो कोई बुक में अगर गाय की चीज नहीं लिखा है तो नहीं था, गाय से वो लोग परिचित थे, ठीक है। शेर से थे या नहीं थे? शेर से नहीं थे। चीता से थे या नहीं थे? चीता से थे, चीता से थे, भैंसा से थे, ये सब चीज से थे, वो फेमस थे। हाथी से थे या नहीं थे? हाथी से थे। हाथी का दांत भी मिला है, जो कि लोथल से भी मिला है ना, लोथल से मिला है, सही है। इसके बाद रहेगा, अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के, तो ये किस प्रकार की सभ्यताएं थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी शहरी सभ्यता थी, सही है, शहरी सभ्यताएं थी, सही है। अगर हम बात करते हैं व्यापार का जो रीजनल होता था, वो किस प्रकार से व्यापार होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली था, हाँ, एक वस्तु लीजिए दूसरे वस्तु से जो है आप दीजिए, इस प्रकार का जो है व्यापार उस समय में हुआ करता था, सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक हड़प्पा सभ्यता भी बहुत फेमस सभ्यता है। इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? सही है, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1921 में किया गया था, सही है। इसके बाद एक मोहनजोदारो भी था, जो कि 1922 में किसके द्वारा? राखाल दास बनर्जी के द्वारा जो है किया गया था, सही है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जो है किसने बताया था? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है सबसे पहले किसने बताया? चार्ल्स मेसन का नाम आप बोल रहे हैं, सही है, चार्ल्स मेसन के द्वारा जो है ये बात बताया गया था। सबसे पहले की बात करते हैं, वो सही है, चार्ल्स मेसन के द्वारा ही बताया गया था। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था, सही है। हड़प्पा सभ्यता में जो है लोग की अगर हम बात करते हैं तो संस्कार यानी देह संस्कार जो था, जैसे अभी लोग मर जाते हैं तो उसके कई तरीका से जो संस्कार किए जाते हैं। अगर हिंदू धर्म में कहें तो जला करके, और मुस्लिम धर्म में कहें तो दफना करके, इस प्रकार से किया करते हैं। तो आपको ये बताना है सिंधु घाटी सभ्यता में जो था वो सबों को जो है कितने तरीके से जो लोग उसको दाह संस्कार किया करते थे? 3 तरीका था उनके पास। एक तरीका तो आपका था जलाने की प्रक्रिया था, जो आप जानते हैं मोहनजोदारो से ये चीजें जो है मिलती है। एक आपको दफनाने की प्रक्रिया था, लोग दफना देते थे। और तीसरा कंडीशन ऐसा था, जब लोग मर जाते थे तो कुछ दिन के लिए जो है कोई जानवर को खाने के लिए छोड़ देते थे।
वो जब पूरा खा जाता था, हड्डी बच जाता था, तब जाकर के उसका दाह और संस्कार करते थे। तो टोटल 3 तरीका उनके पास था। एक तो आपको सीधे मरे तो सीधे जला दिए, और दूसरा कंडीशन में सीधे उसको दफना दिए, और तीसरा कंडीशन ऐसा था जो लोग मरे उसको कुत्ता और जो भी उस समय में जानवर हुआ करता था उसको खाने के लिए छोड़ दिया करते थे। इसके बाद उसकी जो है क्रियाक्रम करते थे। इस प्रकार से वो चीजें था। अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के, मन उबना नहीं है, अगर हम इस टॉपिक पे बात करें तो 10-20 मिनट तक हम बोल सकते हैं शास्त्रिक में, और आपको समझ अच्छा होना चाहिए। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो उसका जो फसल था वो कौन सा मुख्य फसल था? सही है, गेहूं एवं जौ था। सही है। अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कपास था या नहीं था? कपास था, और कपास की उत्पत्ति भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के द्वारा ही किया गया है। इस बात को आपको याद करना है। नहीं, मुख्य फसल की बात कर रहे हैं, जो गेहूं एवं जौ था वो जो कि खाने योग्य वो चीजें था। हम कपास की बात कर रहे हैं, जो कपास था या नहीं था, तो कपास था, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही उस चीज को जो है विकसित करने का काम किए हैं। अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में क्या गन्ने की खेती होती थी या नहीं होती थी? गन्ने की नहीं होती थी। फिर कहेंगे सर वो लोग खीर कैसे खाते होंगे? ये भी मायने में, या तो नहीं खाते होंगे, ये भी मायने में आता होगा। हाँ, तो मिठास के लिए वो लोग ज्यादातर शहद का प्रयोग करते थे, और उसी में जो है वो लोग अपना काम चलाते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किस फसल से जो है अवगत नहीं थे? तो आपका गन्ना ऑप्शन था, और याद कर लेना है गन्ना जो है उस समय में वो लोग अवगत नहीं थे। इसके बाद बताइएगा, अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के, तो सिंधु घाटी की सभ्यता जिस समय में चल रही थी उस कंडीशन में और सारी सभ्यताएं चल रही होगी। कौन कौन सी सभ्यताएं उस समय में विकसित थी? ठीक है, मिस्र की सभ्यता भी सही थी, चीन की सभ्यता भी उस समय में चल रही थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है। मेसोपोटामिया सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो 6000 ईसा पूर्व के सभ्यताएं हैं। 6000 ईसा पूर्व की वो सभ्यताएं, और सबसे पुरानी सभ्यता की बात करते हैं तो मेसोपोटामिया की सभ्यताएं हैं, वो सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम बात करते हैं तो लोथल एक जगह है जो कि आप जानते भी होंगे, गुजरात में है। अगर हम बात करते हैं ये किस नदी के किनारे स्थित है? भगवा नदी के किनारे स्थित है। सही है। अगर हम बात करते हैं कालीबंगन को लेकर के, कालीबंगा को लेकर के, ये किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? बीबी लाल एवं बीबी थापर के द्वारा किया गया था ना। तो बीबी लाल एवं बीबी थापर के द्वारा जो है कालीबंगा की खोज किया गया था। कालीबंगा से जो है अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिला है, जूते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है। अग्निकुंड का साक्ष्य और कहां से मिला? एक कालीबंगा और एक जगह और कहां से मिला है? लोथल से मिला। सही है, कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से जो है आपका अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। अगर हम बात करते हैं कालीबंगन को लेकर के, तो कालीबंगा जो है किस जिला में पड़ता है? राजस्थान के किस जिला में? हनुमानगढ़ जिला में। हनुमानगढ़ जिला में जो है ये जगह आती है, और ये फेमस जगह है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ चीज जो है बिहार में भी नव में जुड़ा हुआ चीज है, जो कि चिरांद आप जानते होंगे, जहां से हड्डी का साक्ष्य मिला है। अगर हम बात करते हैं चिरांद को लेकर के, चिरांद बिहार में कहाँ? चिरांद जो है बिहार में छपरा जिला, सारण छपरा है ना, तो उसी जो है सो आपका साइड में पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश था, विनाश जो है उसका मुख्य कारण क्या रहा? बाढ़ रहा। सही है। हालांकि इसके बारे में भी कई सारी टिप्पणियां हैं, बहुत सारे लोग इस प्रकार से भी क्या है, जो आर्य का हमला हुआ था, इस कंडीशन में जो है सिंधु घाटी सभ्यता बर्बाद हो गया। तो ऐसा भी देखा गया अगर आर्य की हमला हुआ होगा तो हमला अगर कोई लोग करेगा या लूटपाट करेगा तो वो पैसा चुराएगा, धन दौलत लूटेगा, या टोटल जो है घर को विनाश करेगा? पैसा लूटेगा, स्वाभाविक बात है, धन दौलत को लूटेगा। तो ज्यादातर फेमस जो है आपका बाढ़ ही रहा है। और हालांकि टिप्पणी तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ज्यादातर फेमस आपका बाढ़ ही रहा, और बाढ़ के द्वारा ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता विनाश हो गया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, आप जानते होंगे वैदिक सभ्यता आती है ना। वैदिक सभ्यता को भी 2 पार्ट में बांटा गया। कौन कौन सा है? एक ऋग्वैदिक और एक उत्तर वैदिक में बांटा गया। अगर हम ऋग्वैदिक का पीरियड की बात करते हैं तो कितना से कितना तक है? सही है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक जो है आपका ऋग्वैदिक काल आ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, तो आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व जो है आपका उत्तर वैदिक काल आ जाएगा। ठीक है, 600 ईसा पूर्व तक। और हम बात करते हैं लोहे की खोज को लेकर के, तो लोहे की खोज जो है ऋग्वैदिक काल में हुआ था या उत्तर वैदिक काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। इसके बाद ना महाजनपद का जो है विकास हुआ था। महाजनपद का जो है लोहे की खोज के बाद ही तो महाजनपद का विकास हुआ था। ये सही है आपका उत्तर वैदिक काल में।
अगर हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में क्या माताओं का सम्मान हुआ करता था या नहीं हुआ करता था? सही बात है, हुआ करता था। वही बात अगर हम बैक जाते हैं, क्या सिंधु घाटी सभ्यताएं में जो है महिलाओं को सम्मान मिलता था या नहीं मिलता था? बहुत ज्यादा मिलता था, अच्छा खासा मिलता था। महिलाओं का सम्मान जो है सिंधु घाटी सभ्यताएं में थी। तब तो आप जानते हैं ना, जो वहां की सभ्यताएं जो थी मातृसत्तात्मक थी, मातृसत्तात्मक थी। अभी किस प्रकार की सभ्यता हम लोग के बीच चल रहा है? पितृसत्तात्मक चल रहा है, सही है। अगर हम बात करते हैं पितृसत्तात्मक को लेकर, तो क्या उत्तर वैदिक काल में देखे या ऋग्वैदिक काल में देखे इस चीज को? उत्तर वैदिक काल में ना, उत्तर वैदिक काल में जो है माताओं की स्थिति जो है खराब हो गई थी, यानी स्त्री की जो है स्थिति ऋग्वैदिक काल से जो है कंडीशन खराब हो गया था, सही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे वेद हो गया, ऋग्वेद हो गया, ये सब जो है सो एक प्रकार का क्या है? वेद है, ग्रंथ है ना। अगर हम बात करते हैं वेद को लेकर के, तो आप जानते होंगे, अच्छे इस बात को सबसे पहले आप अनुमान लगाए, जो हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखें, सिंधु घाटी सभ्यता क्या उसमें जो लिपि लिखा गया था उसको हम पढ़ सकते थे या नहीं पढ़ सकते थे? या अभी तक नहीं पढ़ा गया ना, यानी उसको नहीं पढ़ा गया। यानी उसका जो लिपि हुआ करता था किस प्रकार का? भाव चित्रात्मक जो है उसका लिपि हुआ करता था, आज तक हम लोग नहीं पढ़े हैं। अगर हम बात करते हैं उसकी लिपि जो है कैसे लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। लिपि में सर्वाधिक, अगर हालांकि लिपि की बात करते हैं तो टोटल कितना जो है उसमें जो है लिपि का प्रयोग किया गया है? उसमें कितना जो है वो शब्द का प्रयोग किया गया, अक्षर का प्रयोग किया गया है? लगभग में आपका दिया गया है 250। एनसीईआरटी पढ़िएगा सतीश चंद्रा का 11th का जो आता है उसमें सारा चीज लिखा गया। तो उसमें अगर देखिएगा तो 250 से लेकर के 400 लिपि के बारे में जो बताया गया, सॉरी लिपि में जो है अक्षर को बताया गया। उसमें से सबसे ज्यादा किस सिंबल का प्रयोग किया गया है? तो मछली का ज्यादा सिंबल प्रयोग किया गया है, सही है। तो आप ये भी माइंड में आपको आता होगा, जब हम देखें यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है लिपि को पढ़ा नहीं गया, ऋग्वैदिक काल भी आया था, उस समय की भी लिपि को स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं गया है, तो फिर हम वेद जो पढ़ रहे हैं, इस वेद का विकास कैसे हो गया? माइंड में तो ये चीजें कहीं न कहीं लोगों को आना चाहिए ना, जो आखिर में जो सत्य और चीजें जो है उस वेद में कैसे लिखा गया, क्योंकि उस समय की चीजें तो हम पढ़ नहीं पाए, स्वाभाविक है नहीं पढ़ पाए थे। क्या ऋग्वैदिक काल में जो चीजें लिखा गया उस चीज को सभी लोग पढ़ पाए? नहीं पढ़ पाए, अभी भी नहीं पढ़ पाए। तो ये देखिएगा, उसी को जो है मानते हुए अगर हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में, उस चीज को मानते हुए आप जानते होंगे जो भारत का जो है सबसे प्रथम अगर बात करते हैं वेद को लेकर के, जिसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है, तो कौन सा पुस्तक है? राजतरंगिणी पुस्तक है, जो कि कलहन के द्वारा लिखा गया, कलहन के द्वारा। तो भारत का जो सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं ग्रंथ को लेकर के, जो लिखित ग्रंथ है और स्पष्ट रूप से ग्रंथ है, पहला ग्रंथ है, वो 1200 कड़ी में लिखा गया है, और आपका वो राजतरंगिणी है। और उसी से वेद का जो है कुछ न कुछ कंडीशन है, और उसको स्पष्ट समझते हुए जो है आगे लोग इस चीज का वर्णन किए हैं। हालांकि उस समय की लिपि को सारा चीज पढ़ा नहीं गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं महाजनपद का विकास हुआ। अगर हम बात करते हैं महाजनपद को लेकर के, तो आप जानते होंगे 16 महाजनपद की चर्चा किया गया है। ये 16 महाजनपद की अगर हम व्याख्या की बात करते हैं तो किस निकाय से मिलता है? अंगुत्तर निकाय से, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से ये चीज की चर्चा मिलता है। जिसमें अगर हम बात करते हैं, क्या बात, भगवती सूत्र, वो जाएंगे जैन धर्म में, जब जाएंगे ना, तो अभी बौद्ध धर्म भी नहीं हुआ, इसके बाद जाएंगे तो होगा, ठीक ना। इतना चीज आप बने रहिए, हम नीचे नहीं देखेंगे, लेकिन आपका मुंह देख करके हम बोल देंगे भगवती सूत्र के बारे में, ठीक हो जाता है अगर ठीक है, भगवती सूत्र में ही चल जाते हैं, ठीक है। जैन धर्म की अगर हम बात करते हैं, जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए थे? ऋषभदेव हुए थे, सही है। उनका प्रतीक क्या रहा था? साढ़ रहा था, सही है। जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे ऋषभदेव? प्रथम तीर्थंकर हुए थे, सही है। अगर हम बात करते हैं टोटल तीर्थंकर को लेकर के, तो जैन धर्म के टोटल तीर्थंकर की संख्या 24 हुआ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो महावीर स्वामी हुआ था, सही है। जैन धर्म में जो महावीर थे उनका जन्म की बात करते हैं तो कब हुआ था? 540 BC। हालांकि कहीं कहीं आपको अगर 599 मिल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, 599 भी टिक कर सकते हैं, 540 नहीं है। तो ये क्वेश्चन विवादित है और हर समय विवादित रहा है। तो 599 भी आपका जो है, नहीं, गौतम बुद्ध के बारे में विवादित नहीं है, इनके बारे में ज्यादातर विवादित है, ठीक है। अगर होगा तो हमको कहीं प्रश्न में दिखा देना, ठीक है, हम अभी तक नहीं देखें कोई बुक। तो इनका जो है विवादित रहा है, जो है सो आपका 599 भी है, तो आप कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जैन धर्म में, जो है जैन धर्म में महावीर ने किस शब्द को जो है जोड़ करके आगे बढ़ाने का काम किया?
एक सब सही है, ब्रह्मचर्य को जोड़ने का काम किया, सही है। जैन धर्म के जो है कौन से तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए? 24वें तीर्थंकर। इनका जो चिन्ह रहा वो क्या रहा? सिंह रहा था, सही है। अगर हम बात करते हैं दूसरे तीर्थंकर को लेकर के, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन हुए? अजितनाथ। जिनका चिन्ह की बात करें तो कौन सा था? हाँ सही साहब। तीसरे तीर्थंकर की बात करें तो कौन सा था? कौन थे? संभवनाथ का नाम आप सुने होंगे ना। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो संभवनाथ, और इनका जो चिन्ह रहा था वो क्या रहा था? घोड़ा रहा था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो कौन थे? महावीर स्वामी हो जाएंगे, सही है, महावीर स्वामी। जैन धर्म में जो लिखा जाने वाला भाषा था वो किस प्रकार की लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था? अर्धमागधी, या आप उसको प्राकृत भी बोल सकते हैं, प्राकृत भी आप बोल सकते हैं, सही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जैन धर्म में जो महावीर थे उनके पिताजी का क्या नाम था? जैन धर्म के जो महावीर स्वामी हुए उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, सही है। सिद्धार्थ तो आप चल गए, कहाँ चल गए? बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या चीज? एक शुद्धोधन था और एक क्या था? अच्छा, गड़बड़ हो गया ना। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सही है, सही है। गौतम बुद्ध के जो पिता का नाम जो था वो आपका शुद्धोधन, सही है, आपका सही है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, इनके पिता का नाम जो क्या था? सिद्धार्थ था, सही है, महावीर स्वामी। हाँ, उस समय में जो जगह फेमस हुआ करता था, कौन सा जगह फेमस था? महावीर स्वामी के समय में जो है जो कौन सा जगह फेमस? लिच्छवी गणराज, जो आप जानते होंगे सबसे पुरानिक भी है, वो फेमस हुआ करता था, सही है। इसके बाद देगा प्रथम जैन संगीति जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? किसके? स्थूल बात तो सही बोल रहे हैं आप। और दूसरे जो हुआ था वो क्षमा सरवन में हुआ था, ठीक ना। तो दूसरा जो हुआ था वो 6ठी शताब्दी में हुआ था और प्रथम जो हुआ था 300 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। तो दूसरा का क्षमा सरवन हो जाएंगे। वो जो आप बोल रहे हैं सवाकामी, यार वो आप बौद्ध धर्म में चल गए। बौद्ध धर्म में अगर हम बात करते हैं प्रथम संगीति कब हुआ था बौद्ध धर्म का? 483 BC में हुआ था। कहाँ में हुआ था? राजगिरी में हुआ था, सही है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा। महाकश्यप अध्यक्षता कर रहे थे। उस समय में अगर शासक की बात करते हैं तो किसके? अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। दूसरे बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो किसके शासन काल में हुआ था? कालाशोक के शासन काल में। कहाँ में हुआ था? वैशाली में हुआ था, सही है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा था? महाकश्यप के बाद सवाकामी, यही सवाकामी थे जो दूसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किए थे। तो दूसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्षता सवाकामी के द्वारा किया जा रहा था और वैशाली में हुआ था और कालाशोक के समय में हुआ था। तीसरे बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो 251 या 255, जहां भी देखते हो आप टिक आउट कर ले, हालांकि ऐसा आपको देगा भी नहीं और कभी भी आपको जो है इस चीज से नहीं मिला है जो बौद्ध संगीति कब हुआ। अभी तक हम जितना देखें अभी तक ये नहीं पूछा गया। चतुर्थ को लेकर के है, लास्ट में जो हुआ था ईस्वी की प्रथम शताब्दी, एक बार क्वेश्चन आया, बाकी का नहीं है। तो उतना फेमस वो चीजें नहीं, लेकिन हाँ उसका शासनकाल और अध्यक्षता जो है आपको याद रखना होगा, जगह याद रखना है। तो तीसरे बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, सही है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? मेघलीपुत्र तीस के द्वारा किया जा रहा था, सही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उस समय शासनकाल किसका था? अशोक का शासनकाल था। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, सही है। अगर हाँ ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था, सही है। ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था और कहाँ में हुआ था? देखिए कुंडल ग्राम अलग है, कुंडल वन अलग है। तो सबसे पहले आपको याद करना है जो कुंडल वन में हुआ था या कुंडल ग्राम में हुआ था? कुंडल वन में हुआ था, जो कि कश्मीर में पड़ता है, सही है ना, कश्मीर में। तो ये वही हुआ था। इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो किसके द्वारा? वसुमित्र और अश्वघोष, यानी उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और अध्यक्ष जो थे वसुमित्र के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गौतम बुद्ध का जन्म की लेकर के, तो इसका जन्म कब हुआ था? इनका 500, सही है, BC में ही हुआ था ना, 563 BC में हुआ था। इनका डेथ की बात करते हैं तो 483 BC में ही हो गया था, सही है। इसकी इनका कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। अगर डेथ हम पूछ रहे हैं ना, डेथ बोल रहे हैं तो आपका कुशीनगर जो कि किस जिला में पड़ता है? देवरिया जिला में। जन्म पूछे तो आपका कहाँ? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। क्वेश्चन अब घुमाने भी लगा है, इस बात को भी याद करना है। अब ऐसा नहीं पूछता है कि लुम्बिनी नेपाल में हुआ था या नहीं हुआ था।
क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही देखे थे, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये ऑप्शन रहा। तो आप नेपाल के जो है मैप को देखने का नहीं, बिहार से उसका कोई जुड़ाव नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ नेपाल का जो है मैप देखने का प्रयास करेगा। जो लुम्बिनी पड़ता है वो नेपाल के किस साइड पड़ता है? तो वो साउथ में पड़ता है और उसका राइट आंसर होता है साउथ, यानी दक्षिण होता है। तो आपका क्वेश्चन का लिहाजा चेंज हो गया, तो सीधे लुम्बिनी याद नहीं रखना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के द्वारा जो है गिरि त्याग किया गया, उसको क्या कहलाया? वो क्या कहलाया? महाविश्वकर्मा। सही है। गौतम बुद्ध ने जो है पहली शिक्षा की बात करते हैं तो किससे लिए थे? अलार कलाम से लिए थे। कहाँ में लिए थे? प्रथम शिक्षा की बात करते हैं, एक दो व्यक्ति से लिए हैं, एक रुद्र करामपुत से लिए थे और एक अलार कलाम से लिए थे। तो ये कहाँ में लिए थे? राजगीर में लिए थे ना, और एक वैशाली में भी लिए थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जब बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो क्या कहलाए? हालांकि बुद्ध ही कहलाए थे ना, पहले सिद्धार्थ थे, इसके बाद जो है बुद्ध कहलाए। कितने वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर को त्याग किए थे? 29 वर्ष की अवस्था में। और कितने वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ? 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। सही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, भारत में मानव का प्रथम अवशेष जो मिला था, बताना है वो कहाँ से मिला? भारत में मानव का प्रथम अवशेष जो है कहाँ से मिला? हथनौरा मध्य प्रदेश में मिला। हथनौरा मध्य प्रदेश में मिला था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में ही, सिंधु घाटी सभ्यता में बताना है जो लोग जो ज्यादातर प्रयोग करते थे, किस रंग का प्रयोग करते थे? काली और लाल का। सही है। काली और लाल का जो है मिट्टी का बर्तन बनाया करते थे। सही है। उसी का ज्यादातर जो है उसी कलर का जो है ज्यादातर प्रयोग करते थे। सही है। इसके बाद काले रंग की मिट्टी की अगर हम बात करते हैं की चूड़ी, हालांकि ये वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे पुरानी वेद को लेकर, तो कौन सा वेद है? ऋग्वेद हो जाएंगे। सही है, ऋग्वेद। इसमें टोटल मंडल की संख्या कितना? 10 मंडल है। सही है। सूक्तों की संख्या 1028 हो जाएंगे। सही है। इसके बाद अगर साकल सूक्त की बात करें तो इसमें कितना? साकल सूक्त की संख्या इसमें कितना? 1017 हो जाएंगे। इसके बाद है बाखिल सूक्त की बात करते हैं तो आपका 11 हो जाएंगे, और बास्कल मंत्र की बात करते हैं तो टोटल 56 हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम ऋचाएं की बात करते हैं, टोटल ऋचा कितना? 10,000। ठीक है। 10,462 भी दे रहे हैं तो ठीक है। 10,552 भी अगर कहीं मिल रहा है तो वो भी ठीक है आपका। हालांकि इसके बारे में एक्जैक्ट जानकारी आपको नहीं दिया गया है, तो आप देख ले 552 भी मिल जाए या 462 भी मिल जाए, वो भी ठीक है। इसके बाद ऋग्वेद में किस मंडल में जो है सूक्त शब्द का जो है प्रयोग किया? पुरुष सूक्त के बारे में बोल सकते हैं, वर्ण विच्छेद की बात कर सकते हैं, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही ऐसा कहा गया है। सही है। इसके बाद अगर हम अथर्ववेद को लेकर के चले तो अथर्ववेद में कुल मंडल की संख्या कितना? अथर्ववेद में अभी तक तो नहीं पढ़े होंगे, उसमें अथर्ववेद में जो है टोटल मंडल 20 मंडल है। अथर्ववेद में जो है टोटल मंडलों की संख्या कितना है? तो 20 मंडल है, जिसमें सूक्त की संख्या की बात करें कितना है? 730 सूक्त हो जाएंगे। हाँ, अथर्ववेद में सूक्तों की संख्या 730 हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताना है इसमें अगर मंत्र की बात करें तो लगभग में आपका 6000 के राउंड में जो है मंत्र है, 5987 कहीं कहीं लिखता भी है, तो 6000 आप याद कर सकते हैं, जिसमें से अधिकांश मंत्र जो है किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है। यानी 1200 मंत्र जो है आपको लगभग में आपको ऋग्वेद से ही लिया गया है। अगर हम बात करते हैं ऐत्रेय और कोत्सकी है, एक जो है एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ये बताना है किस वेद का है? ऋग्वेद का है। सही है, ऋग्वेद का है। इसके बाद बताना है शतपथ और तैत्तिरीय, ये जो है बताना है किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ है और तैत्तिरीय है, यजुर्वेद हो जाएंगे, यजुर्वेद हो जाएंगे। सही है। इसके बाद हाँ सही तो है, शतपथ है आपका यजुर्वेद का ही है। तैत्तिरीय की बात करें तो ऐत्रेय और तैत्तिरीय में आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा, ऐत्रेय जो है वो आपका ऋग्वेद का। और कमाल की बात तो ये है, जो उत्तर वैदिक काल में जो आप महिलाओं की स्थिति को आप देख रहे हैं, जो सारा कंडीशन खराब हो गया, वेश्यावृत्ति भी उस समय में आने की संभावना हो गई, इसके बाद बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ गया था। और इसी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ यानी ऐत्रेय में ऐसा कहा गया, पुरुष के दुख का कारण ही स्त्री है। इस बात को अभी दिल पे नहीं लेना, अभी तो आप लोग को वो बदला ले रहा है और आपको लेगा, क्योंकि उस समय में जो है हम लोग ऐसा किए हुए हैं तो वो चीज़ें चलेगी, लेकिन ऐसा बताया गया है इसमें। ठीक ना।
और यही ऐत्रेय ग्रंथ में ही, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में ही बताया गया है। इसके बाद कहेगा, अगर हम बात करते हैं पड़ोसनी को लेकर के, तो पड़ोसनी जो है किस नदी का जो है पुराना नाम? सही है, रावी नदी हो जाएंगे। सही है, रावी नदी। इसके बाद कहेगा, रावी नदी के तट पर कोई लड़ाई भी हुआ था। वित्तास्ता और झेलम हो जाएगा ना। हाँ, कोई था, कुछ था। वो तो पोरस तो था, वो ब्यास नदी को पार करने, और जो था सिकंदर जो था, उसकी सेना जो है ब्यास नदी को जो है पार करने से इनकार कर दिया था। हाँ, रावी नदी के तट पे जो है दशराज का युद्ध हुआ था। दशराज का युद्ध हुआ था। और अगर हम बात करते हैं दशराज युद्ध को लेकर के, दशराज युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में। सही है, तो दशराज का युद्ध जो हुआ था वो रावी नदी के तट पे ही हुआ था। सही है। इसके क्या चीज? उसमें 10 जन और सुदास था। 10 जन और सुदास के मध्य हुआ था, जिसमें सुदास की जीत हुई थी, 10 जन की हार हो गई थी। ठीक है। इसके बाद कहेगा, जैन धर्म में जैसे हम देखें तो जैन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? विजेता। विजेता। सही है, विजेता हो जाएंगे। इसके बाद हाँ, वो ठीक है, जैन शब्द में जीन का जो मतलब होता है वो विजेता है। सही है, हाँ ठीक है। इसके बाद कहेगा, हीनयान का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है? एक हीनयान और महायान आप जानते होंगे, जो कि बौद्ध धर्म के जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, उसी में बट गया था। एक हीनयान था और एक क्या था? महायान था। तो आपको बताना, हीनयान में जो है इसका क्या होता? निम्न मार्ग होता था। निम्न मार्ग होता था हीनयान। और महायान का शाब्दिक अर्थ होता था उत्कृष्ट मार्ग या उच्च मार्ग होता था। ये चीजें होता था, जिसमें आपको पूछा भी जाता है कनिष्क जो है किससे संबंधित था? ये भी पूछा जाता है, हीनयान से था या आपका महायान? तो आपका वो महायान से था। ठीक है। इसके बाद कहेगा, गौतम बुद्ध जो रास्ता चुना था वो किस प्रकार का रास्ता था उनका? मध्यम मार्ग था। मध्यम मार्ग। सही है, मध्यम मार्ग हो जाएंगे। इसके बाद कहेगा, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जानते हैं? महात्मा बुद्ध को जानते हैं। सही है। इसके बाद देगा, जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे? जैन संघ के, हम संघ के पूछ रहे हैं ना। जैन संघ के प्रथम जो है सुधर्मन हो जाएंगे। सुधर्मन हो जाएंगे। सही है, सुधर्मन हो जाएंगे। इसके बाद कहेगा, महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात जो है जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। एक आपका श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो आपको बताना है, जो दिगंबर जो थे वो कहाँ जो है चले गए, इसलिए लौट करके आए, तो उसमें मतभेद हुआ था। सही है, कर्नाटक चल गए थे। सही है। मगध पर जो है भीषण अकाल पड़ गया था उस समय में। उस कंडीशन में जो है कुछ लोग जैन धर्म के जो है कर्नाटक चल गए थे अपने लेकर के। फिर जब अकाल की स्थिति सही हुआ था तो वहां से लौट करके आए थे। यहाँ जो लोग थे उनके साथ मतभेद हो गया, तो वो लोग जो है, यानी वो लोग जो बने थे नग्न धारण करने वाले बने थे, और ये लोग स्वस्थ मतलब श्वेत धारण करने वाले बने थे। उसी में श्वेतांबर और दिगंबर, यानी जो दिगंबर हुआ वो नग्न रहने वाले हुए, और श्वेतांबर हुआ वो श्वेत धारण करने वाले रह गए। सही है। इसके बाद कहेगा, कपालिक संप्रदाय का जो है मुख्य केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ था? कपालिक, हाँ, कपालिक संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ था? श्रीशैल नामक जगह पे था। श्रीशैल। सही है, श्रीशैल हो जाएंगे। इसके बाद कहेगा, नाथ पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करते हैं तो कौन थे? हाँ, मतेंद्र नाथ। मतेंद्र नाथ हो जाएंगे। सही है। इसके बाद कहेगा, राजशेखर मंदिर की बात करते हैं तो ये कहाँ है? सॉरी, राज राजेश्वर मंदिर है। राज राजेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? सही है, तंजावुर। तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में। सही, तंजौर कहिए या तंजावुर कहिए, दोनों एक ही जगह है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नटराज मंदिर, ये कहाँ है? नटराज, शैव धर्म से संबंधित कुछ मंदिर है जिसमें बताना है नटराज मंदिर। सही है, तमिलनाडु। सही है, चिदम्बरम तमिलनाडु में ही है। विरूपाक्ष मंदिर की बात करें तो हम्पी कर्नाटक हो जाएंगे। सही है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो वाराणसी। और ये जो है शैव धर्म से ही संबंधित है आपका काशी विश्वनाथ मंदिर, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद रहेगा, पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक बने थे वो कौन थे? लकुलिस हो जाएंगे ना। हाँ, लकुलिस हो जाएंगे। सही है। इसके बाद रहेगा, बुद्ध काल के सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज कौन था? बुद्ध काल के सबसे ज्यादा शक्तिशाली गणराज कौन था? वज्जी। वज्जी हो जाएंगे। सही है, वज्जी। वैशाली उसकी कैपिटल हुआ करता था। इसके बाद रहेगा, रामायण कालीन कौशल राज की राजधानी कहाँ थी? हाँ, सही है, अयोध्या, श्रावस्ती उसी साइड में था उसमें।
महाभारत के अनुसार काशी का सबसे शक्तिशाली राजा की बात करते हैं तो कौन था? ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त हो जाएंगे। महाभारत के अनुसार काशी का सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त ही था। सही है। इसके बाद देगा प्राचीन श्रावस्ती नगर जो था का विन्यास जो हुआ था, नहीं आपको ये बताना है, प्राचीन जो आपका श्रावस्ती था उसका नगर का आकार कैसा था? इसमें गलत लिखा गया। कैसा था इसका? अर्धचंद्राकार था। अर्धचंद्राकार जो है इसका आकार था। सही है। और सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम आकार देखें तो कैसा था उसका? त्रिभुजाकार था। सही है, त्रिभुजाकार था। इसके बाद देगा क्या सिंधु घाटी सभ्यता में लोग जो है मंदिर से परिचित थे या नहीं थे? मंदिर से परिचित नहीं थे। सही है। इसके बाद देगा और एक कांस के नाटक की जो है मूर्ति मिला है, प्रतिमा मिला है, वो कहाँ से मिला था? मोहनजोदारो से मिला है। सही है, मोहनजोदारो हो जाएंगे। मृतकों का टीला मोहनजोदारो ही हो जाएंगे। सही है, मोहनजोदारो ही हो जाएंगे। इसके बाद देगा असिक नोई राज की राजधानी बताना है कहाँ था? आसीन कोई राज की राजधानी जो था वो कहाँ था? मत्स्यसंग था। मत्स्यसंग हो जाएंगे। सिकंदर के नौसेना अध्यक्ष कौन था? निर्याकस। नौसेना पूछ रहे हैं ना, यानी जल वाला हो गया तो आपका निर्याकस हो जाएंगे। सही है। इसके बाद देगा वह जाति जिसने स्वयं को यूनानी का वंशज कहा है वो कौन सा था? कौन सा जाति जो है जिन्होंने स्वयं को यूनानी का वंशज कहा है? नीसा। नीसा जाति था, नीसा। इसके बाद देगा नीसा हो जाएंगे। वो राजस्थान में, मीना जनजाति राजस्थान में फेमस है, हो सकता है। पुराणों में अशोक को जो है क्या नाम दिया गया? अशोक वर्धन दिया गया है। सही है। अशोक का राज्याभिषेक की बात करते हैं तो कब हुआ था? 269 में, यानी कलिंग युद्ध के 8वें वर्ष बाद। ठीक है, सॉरी 8 वर्ष पहले ईसा पूर्व उल्टा चलता था ना, तो आपका जो है जब इसका राज्याभिषेक हुआ था उसके बाद जो है कलिंग युद्ध हुआ था, यानी 261 BC में हुआ था। सही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बौद्ध साक्ष्य के अनुसार अशोक अपने पिता के शासन काल में उपराजा था। कहाँ का था वो? अवंती का। अवंती का था, अवंती हो जाएंगे। सही, अवंती हो जाएंगे। इसके बाद देगा बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति अभी जस्ट बताए थे किसके शासन काल में हुआ था? अशोक के शासन काल में हुआ था। सही, अशोक हो जाएंगे। इसके बाद देगा अशोक के अभिलेख को जो है पढ़ने वाला सर्वप्रथम विद्वान की बात करते हैं तो कौन था? जेम्स प्रिसेप हो जाएगा। सही है, जेम्स प्रिसेप। अगर हम बात करते हैं इसमें खरोष्टी लिपि भी था। इसमें खरोष्टी लिपि बताना किधर से किधर लिखा जाता था? सही है, दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था। सही है। अशोक का नाम अशोक मिला है, ये बताना है आपको किस लेख से? देखिए 4 टोटल लेख था, जिसमें एक मस्की था, गुजरा था, नेतूर था, उड्डेगेलम था। टोटल 4 था। मस्की और गुजरा तो फेमस है। इसके बाद भी याद रखना नेतूर था, उड्डेगोलम था। नेतूर और उड्डेगोलम। इसके बाद देगा मौर्य काल का शिक्षा का सर्वाधिक प्रशिक्षित केंद्र जो था वो कौन सा था? सही है, तक्षशिला हो जाएंगे। सही है। तक्षशिला किस नदी के किनारे स्थित है? एक तो सिंधु सही है और एक झेलम हो जाएंगे। तो 2 नदी के किनारे स्थित है, सिंधु और झेलम नदी के किनारे स्थित है। बताना है उत्तरापद की राजधानी जो हुआ करता था मौर्य साम्राज्य में, बताना है कहाँ हुआ करता था? तक्षशिला। अवंतिका, कलिंगा सही है, दक्षिणापद का स्वर्णागिरी सही है। इसके बाद प्राच या पूर्वी प्रदेश का पाटलिपुत्र सही है, पाटलिपुत्र हो जाएंगे। सही है। इसके बाद से अगर हम बात करते हैं मेगास्थनीज द्वारा वर्णन में जो है इसमें बताना है एक नगर प्रशासन के बारे में बताया गया है, जिसमें बताना है आपको टोटल जो है कितना समिति हुआ करता था? 5 समिति हुआ करता था। 5 समिति में जो है टोटल कितना सदस्य था? 6 समिति में 5 सदस्य था। सॉरी 6 समिति था और उसमें 5 सदस्य उसमें रहते थे। ठीक है, टोटल 30 था उसमें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सातवाहन वंश को लेकर, फिर सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? सिमुक। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान हो जाएंगे। सही है। आरंभिक राजधानी कहाँ था इसका? अमरावती। अमरावती बाद में राजधानी किया था प्रतिष्ठान। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कलिंग का चेदी राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था? वो तो शक्तिमती चेदी राजवंश का जो शक्तिशाली वो राजा उजा था उसमें, ये बताना कलिंग का चेदी राजवंश में बताना संस्थापक कौन था? महामेघवाहन। महामेघवाहन था। इसके बाद और ये भी जानते होंगे कलिंग राजा खारवेल जो था इसी से संबंधित था। ठीक है। इसके बाद कलिंग का जो चेदी राजवंश था किस
धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव था इनका। जैसे उस समय में बौद्ध धर्म चल रहा था और जैन धर्म चल रहा था, तो कौन सा धर्म उस समय उसके प्रति झुकाव? जैन धर्म। सही है, जैन धर्म ही हो जाएंगे। सही है, फेमस उस समय जैन धर्म ही था। इसके बाद बताना है शुंग वंश की बात करते हैं। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित शुंग हो जाएंगे। सही है। इसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था? पुष्यभूति जो है, पुष्यमित शुंग जो है अपनी राजधानी को, ये सब तो पाटलिपुत्र में ही सब राजधानी बनाया होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पुष्यमित के पुरोहित जो थे वो कौन थे? पुष्यमित के जो है पुरोहित जो कौन थे? पतंजलि। पतंजलि। अगर हम बात करते हैं शुंग वंश के अंतिम राजा को लेकर के, तो कौन था शुंग वंश के अंतिम राजा? देवभूति। देवभूति हो जाएंगे, देवभूति। इसके बाद हुएनसंग जो आया था भारत किसके शासन काल में? हर्षवर्धन के शासन काल में ही आया था। सही है। इसकी एक प्रसिद्ध रचना था, कौन सा था? सी यू की। सही है, सी यू की था। सही है। इसके बाद बताइएगा यात्रियों का राजकुमार की उपाधि की बात करते हैं, किसे दिया गया था? सही है, हुएनसंग को। सही है। इसके बाद बताइएगा इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण किया था कहाँ में किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय में हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। सही है। इस समय जो है हुएनसंग के समय जो है सूती वस्त्र का जो प्रमुख केंद्र हुआ करता था वो कौन सा था? मथुरा हो जाएगा। सही है, मथुरा हो जाएगा। देखिए वाराणसी जो था वो रेशमी वस्त्र के लिए सबसे ज्यादा फेमस था। सूती के लिए अगर आपसे पूछे तो मथुरा ही होगा, याद रखिएगा। रेशमी आपसे पूछे तो वाराणसी उस समय में उसके लिए फेमस था। इसके बाद बताइएगा चोल काल में बताना है सबसे, अगर हम बात करते हैं छोटा जैसे साम्राज्य हुआ करता था, साम्राज्य था प्रांत में, प्रांत को फिर कोड्डम था, नाडु था, और सबसे जो छोटा जगह हुआ करता था या सबसे छोटा प्रांत हुआ करता था उसको क्या कहते थे? ग्राम सभा। ग्राम या ग्राम सभा या उर उसी को बोलते थे। उर के बाद जिला होता था, इसके बाद वलनाडु होता था, इसके बाद मंडलम होता था, सबसे बड़ा मंडलम था। इसके बाद बताइएगा गुर्जर प्रतिहार वंश के जो है प्रथम संस्थापक की बात करें तो कौन था? सॉरी, ये तो हम बोल ही दिए आपको ना, नागभट्ट प्रथम बोल ही दिए। सही है। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम ही हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा वास्तविक संस्थापक अगर इसका पूछे तो गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? वत्सराज। वत्सराज हो जाएंगे। सही है। और आप जानते भी होंगे जो त्रिपक्षीय युद्ध जो हुआ था, त्रिसंघर्ष युद्ध जो हुआ था, एक आपका इसमें चोल भी शामिल था ना, हाँ, चेर चोल और गुर्जर प्रतिहार भी इसमें था। सही है। इसमें वही जीता था। सही है। इसमें आपको बताना है जो अगर हम बात करते हैं इसमें से पाल वंश में भी संबंधित था कोई राजा, कौन शामिल हुआ था? धर्मपाल हुआ था। सही है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल के द्वारा कब हुआ था स्थापना? सही है, 750 ईस्वी में। अगर हम बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। पदमपुरी विश्वविद्यालय, पदमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी देखिए उसमें क्या था, एक आपका कौन सा था? एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, ठीक है। इसके बाद एक पदमपुरी विश्वविद्यालय था और एक और उसमें था पदमपुरी मठ था, एक पदमपुरी मठ था। तो याद रखना है पदमपुरी मठ जो है वो आपका गोपाल है और विश्वविद्यालय जो है वो आपका जो है धर्मपाल ही है। अगर हम बात करते हैं इस विद्यालय को जो है ध्वस्त करने की बात करें, किसके द्वारा ध्वस्त किया गया? बख्तियार खिलजी के द्वारा ही ध्वस्त किया गया था। हालांकि बख्तियार खिलजी जो है आपका नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया था, पदमपुरी विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया था। सही है। इसके बाद रहेगा जो बख्तियार खिलजी था वो किसका गुलाम था? ऐबक का तो गुलाम नहीं था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का। अगर हम बात करते हैं किसका सेनापति था तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है सेनापति वो था, लेकिन गुलाम की बात करते हैं तो आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मामलुक वंश की संस्थापक की बात करें तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। वही है, गुलाम वंश भी उसी को कहते हैं, गुलाम वंश कह दें या मामलुक वंश कह दें या दास वंश कह दें, तीनों जो है एक ही वंश का नाम है और उसके संस्थापक जो आपके थे वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कब इसकी स्थापना हुआ था? 1206 में हुआ था। सही है, 1206 में हुआ था। इससे पहले जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान के साथ जो है युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध था वो? तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था।
उत्तरायण के प्रथम युद्ध में अगर हम बात करते हैं किसकी जीत होती है? पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और उसमें मोहम्मद गौरी की बुरी तरह से हार हो जाती है। दूसरे युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान की जो है उसमें हार हो जाती है। सही है। इसके बाद बताइएगा, अगर हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी को लेकर के, तो मोहम्मद गौरी का जो है भारत पे आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था उसका? सही बोल रहे हैं। हाँ, एक तो धन दौलत लूटना था और एक इस्लाम धर्म का जो है प्रचार प्रसार भी करना। इससे पहले भी आप देखे होंगे मोहम्मद गजनबी भी भारत में लूट करके गए थे। उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? सिर्फ और सिर्फ उसका मुख्य उद्देश्य रहा धन को लूटना। उसका इस्लाम प्रचार करने की कोई इस प्रकार की मंशा नहीं थी। सबसे पहले अगर हम भारत पे आक्रमण की बात करते हैं तो आप जानते होंगे मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ही किया गया था। सही है। सफल आक्रमण कब किया गया था? 712 में। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 711 में किया था, लेकिन वो सफल नहीं था। सफल जो रहा था वो 712 में ही रहा था। तो आपका 712 ही राइट आंसर होगा। इसके बाद रहेगा, अगर हम बात करते हैं भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र का प्रयोग किया जाता था, जिसे क्या बोलते थे? भूमि की सिंचाई के लिए जो है जल चक्र का प्रयोग करते थे, जिसे क्या कहते थे? अर्घट बोलते थे। अर्घट बोलते थे। अर्घट। दाएं भाग के रचनाकार कौन है? सही है, जिमूत वाहन हो जाएंगे। जिमूत वाहन सही है। धर्मपाल से संबंधित लेख जो है कौन सा लेख है? खलीमपुर लेख है। खलीमपुर लेख हो जाएंगे, जो कि धर्मपाल से संबंधित लेख है। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? चंद्रवरदायी हो जाएंगे। सही है। परमाल रासों के रचयिता कौन है? परमाल रासों के रचयिता कौन है? जगनिक है। जगनिक 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 हो जाएंगे। अजमेर नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अजय राज चौहान के द्वारा किया गया था। सही है। भोजशाला मंदिर का जो है अधिष्ठात्री देवी जो है कौन था? भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री जो है देवी कौन था? तो आपका भगवती सरस्वती हो जाएंगे। इसका राइट आंसर भगवती सरस्वती हो जाएंगे। इसके बाद तो मोहम्मद गजनबी की अगर हम बात करते हैं तो भारत पर टोटल कितना बार आक्रमण किया था? सही है, 17 बार आक्रमण। हाँ सही है, 17 बार आक्रमण किया था ये। और हम बात करते हैं अंतिम आक्रमण कब रहा था इसका? सही है, 1025-26 में जो है इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर जो है आक्रमण किया था। सही है, ठीक है। 1025-26 राउंड देता है। 10 ठीक है, कार्यकाल उसका 25 है। लूसेंट में ही अगर एग्जैक्ट खोजना है तो लूसेंट में ही देगा, ठीक ना? हाँ, तो 25-26 भी याद रख सकते हैं उसको। 25-26 का ही दौर चल रहा था। इसके बाद 27 में जो है वो फिर से दोबारा जाटों के बीच जो है युद्ध करता है। सही है। हाँ, इसके बाद तो अगर हम मोहम्मद गजनबी की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद गजनबी को बताना है जो इन्होंने पहली आक्रमण जो किया था वो कब किया था? 1000 ईस्वी। सही है, 1000। हाँ ठीक है। इसके बाद मोहम्मद गौरी की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी कब किया था? मोहम्मद गौरी जो है सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था? 75 में किया था ना, 1175 में किया था मुल्तान के विरुद्ध। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की जो आप देखें जो कि गुलाम वंश से संबंधित था। अगर हम इसका बात करें पीरियड का लेकर के, गुलाम वंश का पीरियड जो है कब से कब तक रहा था? सही है, 1206 से लेकर के 1290, जिसमें अगर हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर के तो इसका कार्यकाल कब से कब तक? 1206 से लेकर के 1210 तक रहा था। सही है। इसके बाद कौन सा वंश आता है? गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। सही है। खिलजी वंश का पीरियड की बात करें तो कब से कब तक रहा था? 1290 से लेकर के 1320 तक रहा था। इसके बाद कौन सा वंश आया है? तुगलक वंश। तुगलक वंश का 1320 से लेकर के 1414 तक। सही है। हालांकि कहीं कहीं आप 1398 भी देख लेते हैं, लेकिन आप इस चीज़ से अवगत हो जाएं जो उस समय में जो चला था, उस समय में दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ गया था। छोटे छोटे शासक थे, उतना ज़्यादा इस चीज़ का नहीं था, इसलिए जो है कहीं कहीं आपको लूसेंट में शायद 1398 ही दिया गया, ठीक ना, कमजोर पड़ गया था, इसलिए उसको नहीं लिखा। तो याद रखें 1414 तक उसका चला। इसके बाद 1414 से 51 तक किसका चला है? सैयद वंश का। सही है, सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? सैयद खिरीज खां ही हो जाएंगे। सैयद खिरीज खां हो जाएंगे। खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा ही किया गया था। सही है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएंगे। इसके बाद खिलजी वंश का पीरियड की बात करें तो अभी जो आप देखें बीच में तो एक गैप कर लिए ना, बीच में तो एक गैप मार लिए।
सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो गुलाम वंश था, जो कि 1206 से लेकर के 1290। इसके बाद तो खिलजी वंश आया ना, 1290 से लेकर के 1320 तक जो था वो खिलजी वंश था, और 1320 से लेकर के 1414 तक जो था वो आपका तुगलक वंश था, ठीक ना, इस प्रकार से था। इसके बाद आपका सैयद वंश रहा है, इसके बाद लोधी वंश रहा है, इसके बाद रहेगा तुगलक वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, सही है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा व्यक्ति पहला था जिन्होंने नहरों का जो है विकास करवाया था? सही, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। भारी मात्रा में किसने कराया फिर? सही है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था, सही है। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत एवं मंगोल के बीच जो सीमा थी वो कौन सा नदी का सीमा था? रावी नदी का सीमा था, रावी नदी हो जाएंगे, सही है, रावी नदी। भूमि कर को उत्पादन के 50% तक निर्धारण करने वाला सुल्तान कौन था? ये आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। इसके बाद देगा 50% अलाउद्दीन खिलजी कर दिया था ना। सांकेतिक मुद्रा जो है किसके द्वारा चलाया गया था? सही है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही चलाया गया था, सही है। इसके बाद देगा ब्राह्मण पर जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया? सही है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है लगाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने जो है दो जो है स्तंभ था उसको, एक मेरठ एवं टोपरा था, इसको कहाँ ले आया? दिल्ली में ले आया, सही है, हाँ सही है, दिल्ली में ले आया था। इसके बाद देगा हरिहर और बुक्का की बात करते हैं तो मोहम्मद तुगलक से ये पराजय के पश्चात जो है किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? हरिहर और बुक्का की बात करते हैं, इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म को जो है ये स्वीकार कर लिया था। और फिर वापसी हो गया था। वो वापसी जो हुआ था ना, संत विद्याधर की प्रेरणा से उन्होंने जो है पुनः हिंदू धर्म में वापसी आ गया था। संत विद्याधर की जो है उनकी अवगत से जो है उन्होंने फिर जो है इस्लाम धर्म को छोड़ करके वो हिंदू धर्म को पुकारा था। ये चीज़ विद्याधर विधारण्य है ना, विद्या वही संत विद्यारण्य है, यह विद्याधर ऐसा ही नाम है, संत विद्याधर विद्यारण्य। इसके बाद रहेगा तबकात ए नासरी। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। इसके जो लेखक बने थे कौन थे? दिल्ली सल्तनत में इस प्रकार की रचनाकार में अगर हम बात करते हैं, तबकात ए नासरी की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था? मिनहाज उस सिराज के द्वारा। ये 2446 SI में भी पूछा गया है, एक बार BPSC में भी पूछा गया है क्वेश्चन। इसके बाद रहेगा तारीख ए फिरोज शाही की बात करते हैं तो इसके रचनाकार कौन हुए थे? जियाउद्दीन बर्नी हो जाएंगे, सही है। तारीख ए मुबारक शाही की बात करते हैं तो याहिया बिन अहमद सरिंदी, सही है। इसके बाद रहेगा फुतूत उस सलातीन के लेखक कौन हुए थे? इसामी, इसामी हो जाएंगे, सही है, इसामी। इसके बाद रहेगा बहमनी वंश की अगर हम संस्थापक की बात करते हैं तो कौन थे? हसन गंगू हो जाएंगे, सही है, हसन गंगू हो जाएंगे। बहमनी राजवंश की बात करते हैं तो कब से कब तक इसका पीरियड रहा है बहमनी का? सही है, 1347 से 58 तक इसका रहा, 58 तक ही रहा था। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? गुलबर्गा को, गुलबर्गा को इन्होंने अपनी राजधानी के रूप में बनाया था, सही है। अगर हम बात करते हैं सिख धर्म में, बताना है सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन हुए थे? गुरु नानक जी हुए थे, सही है, गुरु नानक हो गए। तो और अंतिम की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह हुए थे, सही है। खालसा पंथ किसने स्टार्ट किया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। क्या हुआ? कौन किए? कौन व्यक्ति किए आप बताइए तो हम जाने। हम तो जानते हैं गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया, बाकी अगर आपके नॉलेज में होगा तो बोलिएगा। खालसा पंथ वही स्टार्ट किया है। खालसा पंथ के जो संस्थापक या स्थापना की बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह ही थे। कब किए? 1699 1699 इनका जन्म कब हुआ था गुरु गोविंद सिंह का? 1666 में, 66 कहाँ में हुआ था? पटना साहिब, अनंतपुर साहिब कह सकते हैं, सही है। सिख धर्म के दूसरे संस्थापक की बात करते हैं तो कौन थे? गुरु अंगद, सही बोल रहे हैं, गुरु अंगद दूसरे संस्थापक। इसके बाद तीसरे की बात करें तो
और चौथे रामदास, पांचवें अर्जुन देव। अर्जुन देव जो पांचवें सिख गुरु हुए वो रामदास के कितने पुत्र थे? तीसरे पुत्र थे वो। गुरु अर्जुन देव जो पांचवें सिख गुरु हुए थे वो रामदास के तीसरे पुत्र थे। हाँ, वो मरवा दिया था, लास्ट में मरवा दिया है, जहांगीर था उस समय में। अगर हम बात करते हैं छठे गुरु को लेकर के तो कौन थे? सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे? हरकिशन थे। हरकिशन जब आपका छठे हो जाएंगे तो आठवें बताना है कौन थे? हर गोविंद का नाम छठे में सुने होंगे, तो हर गोविंद जो हो जाएंगे वो आपके छठे हैं। सातवें की बात करें तो हर राय, और आठवें हरकिशन, नववें तेग बहादुर और 10 में गुरु गोविंद सिंह। इस प्रकार से गुरु का काल चला था। इसके बाद देगा दीवान ए मुतखराज जो हुआ करता था, ये बताना है दिल्ली सल्तनत में जो स्टार्ट किया था ये कौन सा विभाग था? दीवान ए मुस्तखराज, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये आपका सही है, राजस्व विभाग ही था, सही है, राजस्व विभाग हो जाएंगे। इसके बाद दीवान ए रियासत जो था ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। ये बताना है ये कौन सा विभाग हुआ करता था? बाजार नियंत्रण विभाग था, ये बाजार नियंत्रण विभाग हुआ करता। दीवान ए खैरात बताना है आपको, ये कौन सा विभाग था और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? दीवान ए खैरात नहीं, ये दान विभाग था और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। दीवान ए बंदगान की बात करें तो सही है, दास विभाग हो जाएंगे, और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, इसको याद रखना। दीवान ए बंदगान और दीवान ए खैरात। इसके बाद सूफी संगीत समारोह का नाम जो हुआ करता था क्या था? सभा। सूफी संत के निवास स्थान को खानका, सही है। इस्लाम के धार्मिक कानून के विद्वानों को जो है क्या कहा जाता था? इस्लाम के धार्मिक कानून के विद्वान को जो है क्या? उलेमा, सही है, उलेमा। भारत का सादी जो है किसे कहा जाता है? भारत का सादी जो है किसे कहा गया? अमीर हसन को, अमीर हसन हो जाएंगे, सही है। इसके बाद रहेगा सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को जो है स्वीकार किया था, किस रूप में? सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को किस रूप में जो है स्वीकार किया था? ओलिया के रूप में, ओलिया के रूप हो जाएगा। इसके बाद रहेगा अगर हम बात करते हैं सूर्यवंश के संस्थापक को लेकर के, संस्थापक कौन थे? सूर्यवंश का है ना, शेरशाह सूरी हो जाएंगे, सही है। सूर्यवंश। अगर हम बात करते हैं शेरशाह सूरी का बचपन का नाम की बात करें तो कौन थे? सही है, फरीद खां हो जाएंगे, सही है, फरीद खां ही हो जाएंगे। इसके बाद फरीद खां के द्वारा जो है या शेरशाह सूरी के द्वारा जो है इन्होंने एक चांदी के रुपए चलाए थे और एक तांबे के दाम चलाए थे। इसका विनिमय दर क्या था? कितना के अनुपात में था? तांबा और चांदी की अगर हम विनिमय दर की बात करते हैं तो चांदी तो 1 था और तांबा 64 के अनुपात में था, यानी 1:64। चांदी 1 और आपका तांबा 64 था, सही है। इसके बाद रहेगा अगर हम इसकी मकबरा की बात करते हैं तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ था? सही है, सासाराम में है। और इसकी अगर हम डेथ की बात करते हैं तो कब हो गया था? 45 में ना, 1545। 40 से 45 तक उन्होंने कठिन तपस्या ही किया। कठिन तपस्या का मतलब आप समझ सकते हैं, वो अपना क्षेत्र को जो है विस्तार करने में लग गया, क्योंकि आप जानते होंगे 40 में जो है हुमायूं को भगाया और भाग गया था। इसके बाद वो अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा था। इसके बाद रहेगा किसने जो है कृषक की सहायता के लिए पट्टा और काबिलियत जो है चलाया था? शेरशाह सूरी के द्वारा ही चलाया गया था, सही है, शेरशाह सूरी हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा खानवा का युद्ध की बात करते हैं तो कब लड़ा गया था? 1527 में लड़ा गया था। चंदेरी की युद्ध की बात करें तो 1528 में लड़ा गया था। घाघरा की युद्ध की बात करें तो 1529 में लड़ा गया था, सही है। इसके बाद रहेगा पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करें तो 1526 में लड़ा गया था, सही है, 1526 हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा अकबर के द्वारा जो है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किया गया था, कब? 1563 में किया गया था, सही है। इबादत खाना की स्थापना भी किया गया था ना, कब किया गया था अकबर के द्वारा? 1575 में। इबादत खाना जो था ये क्या था? प्रार्थना, सही बोल रहे हैं, पूजा स्थल बोल सकते हैं या प्रार्थना स्थल था। इबादत खाना में जो है सभी लोग को जाने की जो अनुमति दिया था वो कब दिया था?
1575 में तो इबादत खाने की स्थापना, सही है। 1578 में जो है सभी धर्म के लोग को जो है उसमें अवगत होने की जो है कहा था, जो वो अवगत हो सकते हैं यानी जा सकते हैं, हटा दिया गया था। इसके बाद देगा दीन इलाही धर्म को जो है प्रतिपादन भी किया था, कब? 1582 में। मजहर की घोषणा 79 में, यही चीजें है। मजहर की घोषणा की बात करें तो 1579 में ही किया था, सही है। अकबर की अगर हम धार्मिक गुरु की बात करते हैं तो कौन था? अकबर के धार्मिक गुरु जो है कौन था? शेख मुबारक था, शेख मुबारक। जहांगीर के शासनकाल में जो है एक प्रसिद्ध चित्रकार था जिसको बताना है, जो कि पक्षी का जो है विशेष चित्रकार था, इसका नाम क्या था? सही है, उस्ताद मंसूर था, सही है। इसके बाद देगा व्यक्ति विशेष चित्र का निर्माण जो करता था यानी जो बनाता था, उसका क्या नाम था? अबुल हसन था। जहांगीर की आत्मकथा की बात करते हैं तो कौन सा है? तुजू के जहांगीरी। किस भाषा में लिखा गया है? फारसी भाषा में। वो जो बाबर का जो है वो कौन सा है? तुजू के बाबरी, वो जो है आपका तुर्की भाषा में लिखा गया, और ये जो आपका इसका लिखा गया वो फारसी भाषा में लिखा गया। इसकी बात है मेवाड़ की संधि जो है बताना है, मेवाड़ की संधि जो है कब हुआ था? मेवाड़ की 1615 में। मेवाड़ की संधि की बात करें तो 1615 में हुआ था। इसके बाद देगा मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। जिसमें बताना मनसबों की जो है कुल संख्या कितना हुआ करता था? 66 था, सही है। हाँ, मनसबदार या मनसबो वही है। इसके बाद देगा मराठों के होलकर वंश की शासिका जो थी वो कौन थे? मराठों के जो है होलकर वंश की शासिका जो थी वो कौन थी, क्या नाम था? अहिल्याबाई। मराठा छत्रपति राजा राम की पत्नी का क्या नाम था? ताराबाई, सही है। गोंडवाना में हिंदू राज के योग्य शासिका कौन थी? दुर्गावती हो जाएंगे, सही है। इसके बाद देगा सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1658 में ना, 1658। ये किसके मत था? ये बाप बेटा का लड़ाई था ना? हाँ, भाई का लड़ाई था। एक तो दारा सिकोह था और एक औरंगजेब था, सही है। सामूगढ़ का युद्ध उसी के मत हुआ था। इसके बाद देगा बिलग्राम की युद्ध की बात करते थे, ये किसके मत था? और हुमायूं के मत था, सही है, हुमायूं के मत था। बलबन जो है वो जानते हैं, बलबन की अगर बात करते हैं तो बलबन जो है अपने आप को किस वंशज के रूप में जो वो प्रकट करता है? बलबन जो है अपने आप को, हालांकि उसका वंश का आइडिया पूर्ण रूपेण ये नहीं पता है, लेकिन अपने आप को जो है उन्हें अफरासियाब का वंशज के रूप में जो है प्रकट किया है। यानी ईरान में जो होता था अफरासियाब, वो उच्च कोटि का लोग होता था, इसलिए जो है वो अपने वंशज के रूप में जो अफरासियाब का वंशज के रूप में जो है वो बताया है, सही है। इसके बाद देगा 1720 ईस्वी में शाहू ने पेशवा नियुक्त किया था, किसको? बालाजी बाजीराव को ना, बालाजी बाजीराव को, सही है। इसके बाद देगा औरंगजेब की मृत्यु के समय जब मराठा नेतृत्व कौन कर रहा था? ताराबाई, सही है, ताराबाई हो जाएंगे। एक संगोला का संधि हुआ था, कब हुआ था? नहीं, वो सुरगौली की संधि, हम संगोला की पूछ रहे हैं। 1750 में संगोला की संधि 1750 में हुआ था। अगर सुरगौली की संधि पूछे तो आपका 1816 में हुआ था, सही है। इसके बाद देगा ठीक है, छोड़ देते हैं। हाँ, अच्छा, जाने का बहुत मन था ना।